So let's start the basically the kinetic theory of gases का जो interpretation है, मीन्स आइडियल गैस का जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे. काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस. काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस. बच्चे ये आइडियल गैस में जो काइनेटिक थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें सबसे कुछ अजम्पशंस होते हैं बच्चे, या फिर कह सकते हैं कि कुछ मीन्स एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के कुछ पॉइंट्स हैं. वो पॉइंट्स क्या कह सकते हैं बच्चे कि जो भी अमाउंट ऑफ गैस दिया जाएगा बच्चे वो दैट विल हैव अ लार्ज वॉल्यूम, और उसके अंदर जो भी गैस मॉलिक्यूल रहेंगे बच्चे दे विल बी आइडेंटिकल विथ ईच, राइट. तो Yes, sir. अगर मैं Yes, sir. इसको करूंगा बच्चे कि एक इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है या डायमेंशन है दैट विल बी लेसर देन दी होल वॉल्यूम, बहुत ही छोटा होगा बच्चे. तो फ्रॉम दी मतलब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस में पहला पॉइंट लिख सकते हैं बच्चे, मिक्सचर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ identical molecule whose volume very less as compared to whole volume of the system, compared to Yes, sir. whole volume of gas. एक इंडिविजुअल से कंपेयर करेंगे बच्चे तो वो बहुत ही कम रहेगा होल वॉल्यूम ऑफ गैस. दूसरा पॉइंट ये देखिए बच्चे, दूसरा पॉइंट ये होगा बच्चे कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चे, अगर हमने ये कहा कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है बच्चे गैस मॉलिक्यूल्स हैं. अब ये गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बच्चे, रैंडम मोशन कर रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन. ये जो यहाँ पे इसमें पार्टिकल्स हैं बच्चे, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर मूविंग रैंडमली इन Yes, ऑल डायरेक्शन. ये हम किसी तरफ एक तरफ बायसनेस नहीं करते हैं बच्चे, हम ये मानते हैं कि दे विल हैव अ इक्वल प्रोबेबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हम लोग ये लिख सकते हैं बच्चे कि these molecules will be moving randomly in all direction. So the molecules moves randomly in all direction. सारे डायरेक्शन में बच्चे randomly ये मूव करेंगे बच्चे. अच्छा, अब ये चीज हम लोगों को बच्चे और एक चीज समझना पड़ेगा कि जो इंटरेक्शन होता है बच्चे, क्योंकि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे ही होगा. जब हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होगा बच्चे तो उस समय जो इंटरेक्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल होगा बच्चे दैट विल बी नेग्लेजिबल हो जाएगा बच्चे. तो इसका मतलब अगर वो नेग्लेजिबल हो जाएगा बच्चे तो नेग्लिजिबल के अलावा एक चीज और हम लोग को ध्यान रखना है बच्चे कि जो भी उनका मोशन होगा बच्चे दैट विल बी कंसीडर्ड और दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, क्योंकि वो जो डिस्टेंस yes, sir. करेंगे बच्चे वो, क्योंकि हम लोग को जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चे कि पार्टिकल हम मानते हैं ना बच्चे, किसी भी ट्रेन को पार्टिकल माना जा सकता है या स्मॉल बॉडी माना जाता है जब इसका डिस्टेंस जो ट्रेवल करे वो बहुत ज्यादा हो जाए उससे, तभी मानते हैं ना. Yes, sir. तो ये हम मान लेते हैं कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम. सो दैट्स व्हाई वहां पे न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा बच्चे, राइट. और ये भी Yes, sir. कि इंटरेक्शन बिटवीन देम विल बी नेग्लिजिबल. तो इसको थर्ड पॉइंट को हम लोग कह सकते हैं बच्चे, थर्ड पॉइंट पे ये लिख दें, इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल will be negligible, ना के Yes, बराबर sir. बच्चे. कब होगा, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, इस कंडीशन पे बच्चे ऐसा होगा. ठीक है. फोर्थ पॉइंट को अगर आप लिख सकते हैं बच्चे, द मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल
is explained by the Newton's laws of motion. The motion of gas molecule is explained या अंडरस्टैंड एक्सप्लेन जो भी लिखना चाहें बच्चे, एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्यों, ये मैंने रीजन आपको बता दिया बच्चे, न्यूटन्स लॉज यस ऑफ सर। मोशन। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जरा समझा जाए बच्चे। तो अब इसका मतलब यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया बच्चे कि इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल विल बी नेग्लिजिबल। तो इंटरेक्शन नहीं होगा तो ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना बच्चे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ठीक है ना। लेकिन ये तब बच्चे जब कोलिजन होगा, इन एट दैट इंस्टेंट पे कुछ ना कुछ वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, ठीक है। तो जो कोलिजन होता यस है सर। या बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल या फिर कंटेनर का जो साइड होता है उससे जो कोलिजन होता है बच्चे, वो हमेशा क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। तो जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है बच्चे ड्यूरिंग कोलिजन, वो क्या रहता है बच्चे, कंजर्व्ड रहता है। सो वी कैन राइट हियर द मोमेंटम, नहीं द कोलिजन पहले, द कोलिजन of gas molecule and with wall of container बच्चे, wall is elastic, ये इलास्टिक रहेगा बच्चे, and hence the momentum and kinetic energy and Ke will be conserved, तो ये बच्चे कंजर्व्ड रहेगा, राइट। तो जब कंजर्व रहेगा तो बच्चे वहां पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ये सारी चीजें वहां पे हम लगा सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं बच्चे, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये तो हो गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस, और इसका जो कह सकते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। अगर किसी कंटेनर पे हम मान लेंगे बच्चे कि आइडियल गैस इनक्लोज है, ठीक है, उस पे साइड एल मान लेंगे, और उसमें हम मानेंगे कि रैंडम मोशन करते हैं, तो हम किसी एक एक्सिस के अलोंग लेके देखेंगे बच्चे कि अगर कोलिजन होता है तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा बच्चे। फिर इस पे निकाल के हम लोग बेसिकली प्रेशर निकालना चाहेंगे कि आइडियल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल पे। So the next topic is your pressure of an ideal gas. Pressure of an ideal gas. So हम लोग इसमें कुछ अज्यूम करेंगे बच्चे। अज्यूम केवल ये करेंगे कि यहाँ पे जो क्यूब होगा जिस कंटेनर में ये रखा जाएगा उसका साइड कुछ अज्यूम कर लेंगे बच्चे, और ये अज्यूम करेंगे बच्चे कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ कोलिजन से ये कहेंगे बच्चे कि जो भी कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक होगा, और परफेक्टली इलास्टिक के अलावा बच्चे कि ये रैंडम मोशन होता रहेगा बच्चे, और रैंडम मोशन विल बी इन ऑल डायरेक्शंस। तो हम लोग कहेंगे बच्चे कंसीडर अ cubical container of side L and it consists of ideal gas, और ये आइडियल गैस कंसिस्ट करता है बच्चे which moves randomly in all direction and the collision made by them is perfectly elastic। अब इसको देखते हैं बच्चे कैसे ये कंटेनर बनाते हैं। ये हम कंटेनर बना लेते हैं बच्चे, ये हो गया। ये कंटेनर हो गया,
ये कंटेनर, सो दिस इज अ कंटेनर, ये हम लोग बच्चे इसका कंटेनर बना देते हैं और इसके अंदर हम गैस मॉलिक्यूल मान लेंगे और ये गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दीज विल बी मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, विल बी मूविंग ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। मतलब ये अगर मान लीजिए मैंने कहा पार्टिकल है बच्चे और मैं इस वॉल की बात कर रहा हूं, इस वॉल को कलर चेंज करके मैं दिखा रहा हूं कि इस वॉल पे इस वॉल में ऐसे कर, ये इस वॉल पे मान लीजिए ये टकरा रहे हैं बच्चे, तो टकरा रहे मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में मैं कह रहा हूं कि रैंडमली जो मूव कर रहे हैं, अभी मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग माना, तो दीज आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। अब ये जा रहे हैं बच्चे, तो यहाँ पे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस पे जा रहा है ऐसे, तो इसी तरीके से ये बच्चे वाई एक्सिस पे भी जाएगा, मतलब ये पार्टिकल है बच्चे, इसका वेलोसिटी वी एक्स में भी होगा और वी वाई में भी होगा बच्चे, और ये दिस विल बी इन वी जेड एज वेल। तो हर एक डायरेक्शन में ये रैंडमली मूव कर रहे होंगे बच्चे। तो वंस इट कोलाइड्स हियर, यहाँ पे ये कोलाइड करता है बच्चे, तो जब ये कोलाइड करेगा, जब ये कोलाइड करके लौटेगा तो इसके पास कुछ ऐसा रहेगा कि देयर विल बी माइनस वी एक्स और वी वाई वेलोसिटी और वी जेड वेलोसिटी होगा, क्योंकि एक्स की डायरेक्शन तो रिवर्स हो गई बच्चे, ठीक है। तो ड्यूरिंग कोलिजन along x axis, along x axis के along जो कोलिजन होगा बच्चे, तो द चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चे, द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर बच्चे, इनिशियल मोमेंटम देखिए बच्चे mvx होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस mvx, तो फाइनल माइनस इनिशियल, अगर हम लोग करेंगे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए कितना हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स, बोलिए होगा बच्चे। सो दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस माइनस 2mvx, दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम, ओके। तो अगर मैं ये मानता हूं बच्चे कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है मॉलिक्यूल को टू हिट द वॉल, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि ये जो है वॉल को हिट करेगा, कब हिट करेगा, एक बार ये आएगा फिर जाएगा तभी तो वॉल को हिट करेगा, मतलब एक बार अभी हिट किया है, अब ये गया फिर एल डिस्टेंस, फिर एल डिस्टेंस आया, तो मतलब टू डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा बच्चे, है ना, तब जाके ये वॉल को क्या करेगा, हिट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है बच्चे। यस सर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बच्चे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मॉलिक्यूल to hit the wall, to hit the wall in delta t time, in delta t time। तो आपको पता है बच्चे डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमें क्या कर देना पड़ेगा, दिस विल बी योर vx इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब ये अगर हम लोग ये मान ले बच्चे कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे हिट कर रहे हैं बच्चे इस वॉल को, मतलब इस ये जो हमारा एक्स एक्सिस पे वॉल दिया हुआ है इसको अगर हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूं बच्चे कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं दैट आर लाइंग इन द पर्टिकुलर वॉल्यूम, मतलब उस एक्स एक्सिस पे जितने जाने वाले हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ लिख सकते हैं, तो दैट विल इंक्लूड द ऑल मॉलिक्यूल लाइंग इन पर्टिकुलर वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं बच्चे। Yes, sir. So show the molecule lying in volume, lying in volume कितने हो जाएंगे बच्चे, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये जरा देखा जाए, तो दिस विल बी योर a इंटू इसका लेंथ जितना हो जाएगा, मतलब ये हो गया vx इंटू डेल्टा टी, हम उसको बाद में हम लोग बच्चे l के टर्म में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और हम ये पता लगाना चाहते हैं बच्चे कि कितने नंबर ऑफ मीन्स कह सकते हैं मॉलिक्यूल हैं, है ना, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं बच्चे
कि लेट n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे बच्चे? लेट n बी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मतलब सर ये कैपिटल N/V है। हाँ बिल्कुल बच्चे। तो अगर स्मॉल n को ये माना बच्चे, सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम, इन दिस वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे बच्चे? सो दिस विल बी n इंटू दिस वॉल्यूम a, ये हो जाएगा बच्चे vx इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा t। बोलिए हो जाएगा बच्चे? यस सर। तो अब इसमें देखिए बच्चे कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये रहेंगे बच्चे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। दिस विल बी, मतलब इसमें से आधे जो जा रहे होंगे वो दैट विल बी मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और आधे जो जा रहे होंगे बच्चे ये हम अज्यूम करते हैं टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। यही तो होगा बच्चे। यस सर। आधे जो जा रहे होंगे बच्चे दैट विल बी मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और आधे जा रहे होंगे बच्चे टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मींस मॉलिक्यूल अगर बात करें बच्चे जो हिट कर रहे हैं वॉल को, तो वो लिख सकते हैं बच्चे, सो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हिटिंग द वॉल, जो हिट कर रहे होंगे बच्चे हिटिंग दी वॉल, तो ये कितने होंगे बच्चे? दैट विल बी हाफ ऑफ एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। कैन बी राइट यस सर। बच्चे? ये इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये हिट कर रहे होंगे बच्चे। तो अभी तक जो हम लोगों ने निकाला था बच्चे, ये हमने एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला था बच्चे, फॉर वन मॉलिक्यूल के लिए था ना बच्चे, यस सर। जिसका मास हमने मान लिया था m था। तो वन मॉलिक्यूल के लिए ये M चेंज इन मास। मोमेंटम था। तो नाउ चेंज इन मोमेंटम फॉर दी ऑल मॉलिक्यूल, है ना? जो चेंज इन मोमेंटम अब निकालना यस चाहते हैं सर। बच्चे। हाँ, सो फॉर दी ऑल मॉलिक्यूल, सो चेंज इन मोमेंटम by all molecule moving towards x axis। तो ये यस कितना हो सर। जाएगा बच्चे? दिस विल बी मींस ये डेल्टा p फॉर ऑल विल बी इक्वल टू कितना बच्चे? हाफ, और ये हो जाएगा a vx डेल्टा t, ये हो गया बच्चे, इंटू n भी करना है, इंटू n इंटू ट्वाइस ऑफ mvx होगा बच्चे। यस सर। माइनस साइन हमने यहाँ पे नहीं रखा है, माइनस साइन केवल डायरेक्शन शो करता है, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। यस सर। ओके, दिस टू टू विल बी कैंसिल आउट बच्चे। तो यहां से देखिए क्या हो जाता है, इसको जरा हम लोग को देखना है बच्चे। तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा इसको जरा हम लोग देखते हैं। सो डेल्टा पी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे बच्चे, सो दिस विल बिकम हाउ मच? दिस विल बी योर ए वी एक्स। अब यहाँ देखिए वी एक्स आपका क्या हो जाएगा बच्चे? स्क्वायर हो जाएगा ना, ए वी यस एक्स, सर। और ये m, और देयर विल बी डेल्टा t, ये हुआ बच्चे, और इंटू n। और n को पहले से यस याद सर। रखिए बच्चे, n इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कितना फोर्स वॉल्यूम। एक्सर्ट करेगा बच्चे वॉल पे, ये जरा देखा जाए। सो फोर्स exerted by molecule on wall। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू दिस विल बी योर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T ना। So यस सर। delta P we have calculated. So this force will be, we can write here A Vx square m into n, and this is delta T upon delta T. So delta T is going to be cancel out. ये लिख सकते हैं बच्चे। यस सर। ओके, तो अब और दूसरे तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है बच्चे, कि प्रेशर इक्वल टू, हमें पता है बच्चे फोर्स अपॉन एरिया भी होता है ना? एंड यस सर। वी नो pressure is equal to force upon area
सो दिस कैन बी रिटन एज, बच्चे यहां से आप चाहे प्रेशर लिख लीजिए, चाहे फोर्स निकल गया, चाहे आप प्रेशर के टर्म में ऐसे लिख लीजिए बच्चे, फोर्स बाय एरिया, फोर्स वी हैव कैलकुलेटेड एंड दिस इज AVx स्क्वायर m into n upon A, and A will be cancelled out, so this will be your n into m and this will be your Vx square. बोलिए होगा बच्चे? This is the pressure exerted by the all molecules on the wall. बोलिए ये होगा कि नहीं होगा बच्चे? यस सर, एक मिनट लिख रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बच्चे इस चीज को हमें समझना रहेगा बच्चे कि हम ये मानते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं गैस में, तो उनके यस सर। सेम वेलोसिटी हम मानते हैं, ये हमारा अजम्पशन होता है बच्चे, ठीक है। तो यस अब सर। एक्स डायरेक्शन में हमने कहा कि ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो इट्स बेटर टू राइट द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये Vx तो हमने माना है बच्चे, इंस्टीड ऑफ Vx, यस क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो होगा बच्चे, ये कोई फैक्ट नहीं, मतलब ये अजम्पशन हमारा सही भी नहीं हो सकता है कि सबकी वेलोसिटी सेम हो, सबकी वेलोसिटी यस डिफर सर। कर सकती है बच्चे। यस सर। डिफर करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? डिफर करने का सिंपल सा मतलब कि वी शुड टेक द एवरेज वेलोसिटी। सो दिस इज योर P is equal to n into m and Vx, and here we are putting the average sign. So this is your average velocity. Instead of taking the velocity, we are taking the average velocity. Okay, तो यस सर। ये हो गया। मैं आगे बढ़ूं? सर प्रेशर तो 1/3 mn v² होता है ना? आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं अभी। मैं ये कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यस हमने सर। ये माना बच्चे एक डायरेक्शन में ऐसा, एंड दिस विल बी अप्लीकेबल फॉर ऑल थ्री डायरेक्शंस। ये एवरेज वेलोसिटी हमने माना बच्चे, तो एवरेज वेलोसिटी दिस Vx स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू बच्चे, ये एवरेज किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू Vy स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू Vz स्क्वायर। एवरेज सारे डायरेक्शन में यही होगा बच्चे। इसका मतलब ये क्या हो यस सर। जाएगा? दिस विल बी 1/3 ऑफ व्हाट? दिस विल बी Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का एवरेज एंड प्लस Vz स्क्वायर का एवरेज, राइट? तो ये यहां से आप, यस सर। हमारा अजम्पशन ये रहता है इफ दीज आर दी सेम, हमने माना कि सब तरफ सेम है बच्चे, तो सो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 1/3 ऑफ दिस V स्क्वायर। तो अब देखिए ये एवरेज आ गया है ना। अब यस एक्स सर। एक्सिस की बात नहीं करेंगे, अब ये सारे डायरेक्शन के लिए हो गया। सो दिस प्रेशर विल बी योर 1/3 ऑफ n into m and this will be your average square. So this will become your the equation, the formula of the pressure. ठीक है? यस सर। तो सर यहाँ मतलब अप्लाई यही करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, अप्लाई यही करना होता है। हम लोग एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड स्पीड को लेते हैं बच्चे, ठीक है। सर ये एवरेज मतलब होती क्या है इसका फॉर्मूला? अभी आ रहे हैं एवरेज वाले का फार्मूला बनाएंगे ना। अभी अभी तो हम लोगों ने ये यस। यहाँ से एक एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया है, अब एवरेज वाले पे आ रहे हैं बच्चे। तो इसमें कुछ अजम्पशन थे बच्चे, यस। अजम्पशन यही थे बच्चे कि हमने माना यही है कि जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी बच्चे, जैसे एक्स डायरेक्शन वाली और वाई डायरेक्शन वाली और जेड डायरेक्शन वाली, है ना, एक्स डायरेक्शन वाली, वाई यस। डायरेक्शन वाली, जेड डायरेक्शन वाली, हर एक का हमने हर एक डायरेक्शन में हमने एवरेज वेलोसिटी ले लिया, और सबको हमने मान लिया बच्चे, चाहे वो एक्स एक्सिस को, चाहे वाई एक्सिस को, चाहे जेड एक्सिस को, सबकी वेलोसिटी आपकी ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी बच्चे? सेम आ जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे आगे थोड़ा बढ़ा जाए बच्चे, कि अब हमें ये पता चल गया बच्चे कि ये आपका जैसे n इंटू एम हमने कर लिया, n इंटू एम क्या है बच्चे? दिस इज बेसिकली द टोटल मास ना बच्चे, या इसको चेंज कर यस सकते सर। हैं आप, ये मास तब बनेगा बच्चे क्योंकि स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है। दिस इज द केस। आगे बढ़ा जाए बच्चे। यस सर। P is equal to, this is your 1/3 n into m V dash square, and we know n is equal to capital N, this is number of molecules per unit volume,
यही होता है ना बच्चे? यस सर। या फिर कह सकते हैं कि हमने इनको देखिए क्या कहा था, देखिए यहाँ पे हमने बताया था ना, स्मॉल इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये बताया था बच्चे, एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम की जब बात करेंगे बच्चे, तब हमारा क्या हो जाएगा, वो स्मॉल एन होता है बच्चे, राइट? तो हमने यहाँ पे लिखा। यस सर। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रख देंगे तो दिस विल बिकम हाउ मच, 1/3, और n की वैल्यू कैपिटल N, और ये m अपॉन v, और ये v डैश स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चे, n क्या हो गया, ये दिस इज अ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ, अगर ये मॉलिक्यूल हो गया बच्चे, और स्मॉल m क्या है बच्चे, दिस स्मॉल m इज मास ऑफ मास ऑफ। वन मॉलिक्यूल, यस है ना? सर। तो दिस विल गिव राइज टू टोटल मास दे देगा बच्चे, ये टोटल मास दे देगा। यस सर। सो दिस विल बी योर 1/3, और ये देखिए बच्चे nm को हम क्या रख दें बच्चे, मास रख दें, और ये वॉल्यूम हो गया, और ये v डैश स्क्वायर हो गया। तो यहां से बच्चे v डैश स्क्वायर की बात अगर करेंगे, सो दिस विल बी 3pv, देखिए ना बच्चे, 3pv अपॉन m आ गया कि नहीं आ गया? सर ये n इंटू एम को m मोलर मास कैसे नहीं, यहाँ? मोलर मास हमने नहीं लिखा है बच्चे, हमने इसको माना है कि दिस विल बी द टोटल मास माना है, ठीक है? ओके। यस सर। ठीक है, अभी हमने इसको जो माना है बच्चे, ये आपका इसको टोटल मास माना है बच्चे, जब अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल मास की जगह ले लेगा। और यस मोलर सर। मास वाला तो अभी हम लोग आ रहे हैं बच्चे, वो देखेंगे क्या होता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है, तो उसमें हम लोग उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ से तो आप यही कर सकते हैं बच्चे, ठीक है? तो ये हो गया बच्चे, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। आप टेम्परेचर्स में देखेंगे कि कैसे कैसे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन से इसको कैसे हम कोरिलेट करते हैं बच्चे, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, राइट? तो यहां तक ये हो गया बच्चे कि अगर मान लीजिए कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, तो वो वॉल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं बच्चे, ठीक है? इस फॉर्मूले यस सर। से हम लोग निकाल सकते हैं। जब बच्चे हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करेंगे, तब वहां मोलर मास का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है? अभी नहीं आने वाला, अभी तो आप पूछ रहे थे इसलिए मैंने उसको बता दिया। सो नाउ कमिंग टू द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, देखिए इसको काइनेटिक इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा बच्चे, उसी इक्वेशन यस सर। को, इस इक्वेशन को, इसी को वो करते चल रहे हैं। तो अगर हमने लिखा बच्चे P इक्वल टू 1/3 NM, और ये V डैश स्क्वायर, एवरेज का स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम से दोनों तरफ बच्चे मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बिकम MV, और ये हो जाएगा बच्चे देखिए 1/3 N इंटू M, और ये हो गया वॉल्यूम, और ये हो गया V डैश स्क्वायर। तो यहां से बच्चे अब देखिए, यहां से आपको पहले ही ये बताया था ना, यहां से देखिए स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाई V, तो ये V मिला तो कैपिटल यस सर। हो गया NV, है ना? तो यहां से दिस एंड दिस विल बिकम कैपिटल N ना बच्चे, सो यस दिस सर। विल बिकम PV इज इक्वल टू 1/3, और ये कैपिटल M N कर दें बच्चे, और दिस इज योर M ओनली, और ये V डैश स्क्वायर, ठीक है बच्चे? तो अगर हम यस सर। लोग ये मानते हैं बच्चे कि आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के पास केवल और केवल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, उसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। हमने ये माना है कि देयर विल बी नो इंटरेक्शन, तो प्योरली काइनेटिक एनर्जी यस सर। बच्चे। और हमने मान लिया कि देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? हाँ, फॉर यस सर। इंटरनल एनर्जी, मतलब हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे बच्चे टेम्परेचर से, फॉर इंटरनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ आइडियल गैस हम लोग लिख सकते हैं बच्चे E इज इक्वल टू, एक के लिए तो हाफ mv स्क्वायर होगा बच्चे, एक के लिए, यस सर। लेकिन अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो n से मल्टीप्लाई कर दें बच्चे, बोलिए। यस। तो अगर ऐसा हो जाता है बच्चे, तो ये देखिए फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम
फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देख लीजिए बच्चे, यहां से अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे पीवी बाई ई, और क्या क्या कटेगा, स्मॉल एम कटेगा बच्चे, वेलोसिटी, यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, Yes, sir. वेलोसिटी कटेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चे, 2 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 2/3, और यहाँ बचेगा कितना बच्चे, सब कुछ तो कट जाएगा 2/3, तो मतलब पीवी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए कितना आ गया बच्चे, Yes, sir. 2/3 ऑफ Times E. एनर्जी, Yes, sir. है ना, इंटरनल एनर्जी आ गया पीवी इक्वल टू 2/3। और यहां से बच्चे याद रखिएगा, एनर्जी की जब हम बात करते हैं या पीवी की जो बात करते हैं, तो पीवी इक्वल टू हम लोगों ने एवोगैड्रो वाला पढ़ा था ना बच्चे, वी नो, Yes, sir. हाँ, पीवी इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चे, एन के बी टी होता है बच्चे, एन Yes, sir. के बी टी, तो यहां से रख सकते हैं बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका एन के बी इज योर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये हो गया बच्चे 2/3 ई। सो एनर्जी देखिए क्या आ गई बच्चे, एनर्जी आ गई 3/2 एन के बी टी। तो यहां से जो एनर्जी की डिपेंडेंसी आई बच्चे, देखिए एनर्जी की डिपेंडेंसी किस पे आ गई बच्चे, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आ गई, ठीक है, ये Yes, sir. टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी आ गई बच्चे। तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें बच्चे, आगे देखिए, एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल, तो एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल में जब बात करेंगे बच्चे, तो ये E बाई 3/2 kBT. सॉरी कैपिटल एन, E बाई कैपिटल एन हो जाएगा बच्चे, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 3/2 3/2 kBT. kBT, and this will be also equal to बच्चे हाफ v डैश स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं होगा बच्चे? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसके पहले भाई ये E जो हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, तो वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा ना बच्चे, और इसी Yes, को sir. बोलते हैं बच्चे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं बच्चे, Yes, sir. काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेम्परेचर। अब यहां से देखिए बच्चे, जो हम लोग आप बात कर रहे थे कि ये कैसे आ गया आपका, मोलर मास कैसे आता है, क्यों आता है, यहां से उसको कोरिलेट करेंगे बच्चे। अब ये तो हो गया बच्चे एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे बच्चे एक टर्म और होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, VRMS, Yes, sir. इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर, मतलब वेलोसिटीज का स्क्वायर कर दीजिए बच्चे, फिर उनका मीन निकाल लीजिए, फिर उस पर रूट लगा दीजिए बच्चे। मेरे कहने का मतलब ये हो गया बच्चे, Yes, sir. स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू कहां तक बच्चे, VN स्क्वायर डिवाइडेड बाई Divided by n. n कर दीजिए बच्चे, और फिर अंडर रूट लगा दीजिए, यही तो होगा। या फिर Yes, sir. सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं, V डैश स्क्वायर, यही तो हुआ बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. और यहां से आप देख रहे हैं बच्चे, इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन कह दीजिए, फ्रॉम थर्ड, VRMS का होल स्क्वायर ही हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, तो यहां से आप ये कह सकते हैं, ये आपका इसका स्क्वायर जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है कि नहीं है बच्चे? Yes, sir. या फिर बच्चे इसको कह सकते हैं VRMS जब कर देंगे, अगर मान लीजिए ये मैंने कह दिया बच्चे, ये VRMS ही तो बन गया, Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी आ गया कि नहीं आ गया बच्चे? हाँ जी, Yes, sir. VRMS प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। तो यहां से देख लीजिए बच्चे, यहां से क्या बनता है आपका, फ्रॉम दी सर थर्ड, एक क्वेश्चन था सर इस पे. हाँ बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट. सो बच्चे यहां से देखिए, फ्रॉम थर्ड से देखिए, थर्ड से हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कि जो VRMS तो हमने ये लिख ही दिया, अब VRMS की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए आप कि 2 तो कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये हो कितना, Yes, sir. 3kBT अपॉन स्मॉल m होगा बच्चे, बोलिए। Yes, sir. और आप ये तो पढ़े बच्चे, ये PV इक्वल टू कितना आपने पढ़ा बच्चे, ये अभी ये इक्वेशन पढ़ा था ना, ये आपका पीछे देखिए, PV इक्वल टू इसके टर्म में
चाहे मैंने लिखा क्या, NKBT के टर्म में लिखा था ना, कहाँ गया, अच्छा नहीं लिखा है, चलिए। तो हमें पता है बच्चे ये PV इक्वल टू, चाहे आप NRT के टर्म में बात करिए चाहे आप इसके टर्म में बात करिए, PV इक्वल टू NKBT, यही कहा था ना, कैपिटल Yes, sir. NKBT। तो अब यहां से बच्चे Yes, sir. इसको देखेंगे तो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज √3 RT/कैपिटल M, यहां से आएगा बच्चे। Yes, sir. आप KB को लिखेंगे बच्चे तो KB का रिलेशन मैंने बताया था ना, KB क्या होता है आपका, R/N होता है ना बच्चे। Yes, sir. अब वहां मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मोलर मास में कन्वर्ट होता है बच्चे, ठीक है। और M1 ठीक है सर। M2 M1 M2 M3 अगर जब होते हैं बच्चे तो वो क्या होते हैं कि वो उनका जो डिफरेंट गैसेस होती है बच्चे उनका मास होता है। तो यहां से आपका ये VRMS का फॉर्मूला बन गया बच्चे, VRMS रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला √3 RT/M। तो यहां से ये कंफर्म, Yes, sir. VRMS is proportional to √T and VRMS is inversely proportional to 1/√M। इस पे Yes, sir. डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चे। लेकिन अगर आपको कहा जाए बच्चे कि किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए, तो एक पर्टिकुलर गैस के लिए तो भाई M तो बदलेगा नहीं, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो सारी की सारी डिपेंडेंसी कहां पे रहेगी बच्चे, सारी की सारी डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे हो जाती है बच्चे। ओके ठीक है सर। ओके। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चे। तो इसमें देखिए हम लोग को बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं पढ़ने। एवरेज स्पीड तो आपको पता है क्या होता है, उसका डेरिवेशन है भी नहीं आपके यहाँ। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी जो होता है बच्चे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसे कहते हैं बच्चे, कि अगर कहा जाए बच्चे बोल्ट्जमैन लॉ भी हम लोग पढ़ेंगे, कि अगर हम मॉलिक्यूल्स को हीट करें बच्चे, जैसे एक सिंपल सी बात अगर मैं समझाऊं, कि क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो टीचर तो पढ़ाने Yes, sir. वाला एक ही है। अब किसी को कम समझ में आता है, किसी को ज्यादा समझ में आता है। तो जो कंटेंट Yes, sir. मैक्सिमम लोगों को जितना समझ में आए वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी। या फिर कह सकते हैं कि अगर किसी भी गैस को या आइडियल गैस को बच्चे हीट किया जाए तो वो स्पीड जो मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ दी आइडियल गैस एक्वायर कर लेता है बच्चे, उसी को बोल देते हैं बच्चे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाती है बच्चे। तो Yes, sir. इसका डेरिवेशन नहीं हम लोग को देखना है, इसमें केवल वैल्यूज देखनी है क्या क्या होते हैं बच्चे। तो ये VRMS वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया बच्चे, ये क्या हो गया 3RT/M हो गया। और V एवरेज वाला फॉर्मूला देख लीजिए बच्चे, वेलोसिटीज का हम क्या करेंगे बच्चे, सम करते हैं। तो ये आ जाता है बच्चे क्या क्या 8RT/πM आता है बच्चे, एक तो ये आता है। उसके अलावा अगर इसको चेंज करेंगे बच्चे RT को, तो 8 KBT के टर्म में आ जाएगा, 8 KBT/π m आ जाएगा बच्चे, ठीक है। और इसको और थोड़ा चेंज करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 8/3π और ये VRMS, या फिर 0.92 टाइम्स ऑफ VRMS, ठीक है। और Yes, sir. मोस्ट प्रोबेबल जो आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल को मैंने बता दिया बच्चे ये कौन सा होता है, ये हो जाता है बच्चे 2RT/M होता है, कैपिटल M। फिर यहाँ पे चेंज कर लेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ KBT/m आ जाता है। या फिर इसी को देखा जाए बच्चे तो 2/3 VRMS हो जाता है, या 0.82 VRMS हो जाता है। तो याद करने का तरीका बच्चे वी राम याद रखिएगा। वी राम का मतलब ये हो जाएगा बच्चे VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल MP। देखिए ना, Yes, sir. राम, वी राम याद रखेंगे तो पहले आएगा आपका रूट मीन स्क्वायर, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल, है ना। तो इस तरीके से बच्चे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपके थर्मोडायनेमिक्स में या फिर KTG में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, कि अगर कोई भी अगर गैस है बच्चे वो प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो क्या टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर जो है इसके हाफ हाफ वैल्यू हो जाए, किस टेम्परेचर पे। Yes, sir. इनिशियल वैल्यू मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस था। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत हैं आपके यहाँ, आप देखिएगा, आप उसके थ्रू जाइएगा, आपको मिलेंगे।
ये, लेकिन ये जो VRMS वाला जो हम लोगों ने ये यहाँ लिखा है बच्चे, VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये काम करेगा बच्चे, यस, ठीक है सर। है ना। तो इस पे आपको खास तौर पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा बच्चे, ठीक है। तो कुल मिला के यस सर। टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है। और प्रेशर के टर्म में अगर बात करेंगे बच्चे, तो प्रेशर के टर्म में आप इसको बदल सकते हैं बच्चे। ये आप 3RT है ही है, ये देखिए ना 3RT है, ये RT है, तो PV इक्वल टू आपको NRT पता ही बच्चे, तो उसके यस सर। लिए आप इस इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो प्रेशर के टर्म में जब प्रेशर के टर्म में अगर आप लिखेंगे तो VRMS इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे, 3P अपॉन रो हो जाता है बच्चे, यस सर। 3P अपॉन रो हो जाता है बच्चे। तो कहीं कहीं ये डेंसिटी वाले भी टर्म से भी फंसाता है बच्चे, कि डेंसिटी क्या करेंगे, कैसे रखेंगे। तो याद रखिएगा बच्चे, जब गैस मॉलिक्यूल ही है, जब गैस मॉलिक्यूल है, तो डेंसिटी को हम ये मान ही लेते हैं बच्चे कि ये आपका ऑलमोस्ट क्या रहता है बच्चे, कांस्टेंट ही रहता है। यस सर। और एक चीज, जैसे VRMS में तो हमने ये कर दिया 3P अपॉन रो, लेकिन जैसे यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, देखिए प्रेशर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना बच्चे। यस सर। 8RT है, जहां पे भी है ये RT है, यहाँ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जहां आपको जैसे भी जरूरत पड़ेगी बच्चे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यस सर। कमिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देख लेते हैं बच्चे। तो इसका मतलब ये इक्विपार्टीशन का मतलब ये हो गया बच्चे, कि हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है, अगर गैसियस मॉलिक्यूल है, आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, तो वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों मूव करेगा। तो उसकी जो एनर्जी होगी बच्चे, हर एक डायरेक्शन की एवरेज एनर्जी का जो समेशन होगा, हम लोगों ने निकाला था बच्चे, अभी 3/2 kBT आया था, है ना। यस सर। तो अगर हम इसको जरा लिख के करते हैं बच्चे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हमें ये पता है बच्चे कि मॉलिक्यूल सारे डायरेक्शन मूव करता है, एक्स वाई जेड। तो टोटल एनर्जी अगर मान लीजिए, मैंने कहा बच्चे एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना बच्चे, हाफ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होनी नहीं है, पहले ही बता चुका हूं, हाफ एम यस सर। वाई स्क्वायर। और मैं इनकी एवरेज की बात कर रहा हूं बच्चे, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एवरेज वैल्यू की मैं बात करूं बच्चे, mv/z²। तो ये एवरेज साइन के लिए ये साइन लगाते थे बच्चे, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये एवरेज की बात करूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे, दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3/2 kBT के बराबर होगा बच्चे, यस सर। 3/2 kBT के बराबर हो गया। तो अब हम ये मान लेते हैं बच्चे कि कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन तो होता नहीं है, वो तो रैंडम होता है यस ना। सर। तो ये जो 3/2 होगा बच्चे, दिस विल बी डिवाइडेड इन 3 इक्वल पार्ट्स। हम सब जगह हर एक डायरेक्शन में तो हम ये मानते हैं ना, किसी तरफ बायसनेस तो नहीं करते कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी ज्यादा होगी, वाई एक्सिस में ज्यादा होगी, या जेड एक्सिस में कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे, यस सर। एज देर इज नो प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो बच्चे इसी जो 3/2 kBT है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग एनर्जी असाइन कर सकते हैं बच्चे, हाफ mv/x² की जो एवरेज होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू बच्चे 1/2 kBT हो जाएगा। यस सर। और इसी तरीके से बच्चे वाई एक्सिस वाला हो जाएगा, हाफ mv/y², और ये इसकी एवरेज वैल्यू जो हो जाएगी बच्चे, दिस विल बी योर हाफ kBT। और सिमिलरली फॉर दी जेड एक्सिस, तो मतलब ये हो गया बच्चे कि जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है हर एक डायरेक्शन में, वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यही कहता है बच्चे, ठीक है, कि हर एक डायरेक्शन में जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है बच्चे, वो हाफ kBT होती है, ठीक है। यस सर। हाफ kBT हर एक डायरेक्शन में एसोसिएट होती है बच्चे। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि जब भी ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशनल का मतलब समझ रहे हैं बच्चे, कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो हर एक एक्सिस के अलोंग जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी बच्चे, दैट विल बी योर हाफ kBT होगी, ठीक है।
सर ट्रांसलेशनल में। हाँ, ट्रांसलेशनल की बात कर रहा हूँ बच्चे, अभी ओके। ट्रांसलेशनल की बात कर रहा हूँ। अब आ रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। डिग्री ऑफ फ्रीडम को अब आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोगों ने कहा कि बच्चे कि ये ट्रांसलेशनल है, मतलब लीनियर की हमने केवल बात किया। अलोंग एक्स एक्सिस हो गया बच्चे, अलोंग वाई एक्सिस हो गया, एंड अलोंग जेड एक्सिस हो गया। लेकिन अगर बच्चे उसके साथ साथ वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी रोटेशनल वाली भी होगी, और फिर हम यस सर। नहीं भाई वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो अगर वाइब्रेशन हो रहा है बच्चे तो उसकी एनर्जी भाई वाइब्रेशनल वाली भी एनर्जी हो जाएगी। तो वाइब्रेशन कब यस सर। होता है? वाइब्रेशन हायर टेम्परेचर पे होता है। लोअर टेम्परेचर के पास तो भाई उसके पास रोटेशन हो सकता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा यस सर। टेम्परेचर होगा बच्चे तब क्या हो जाता है, आपका वाइब्रेशन हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बच्चे वो चेंज हो जाता है। तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चे कि टोटल नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट्स होता है बच्चे, जिसमें जो है किसी भी मॉलिक्यूल का पोजीशन चेंज हो सकता है। मतलब कह सकते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस इन विच द पोजीशन ऑफ मींस गैस मॉलिक्यूल कैन बी चेंज, उसको बोल देते हैं बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल देते हैं। तो इसी पे और हम लोग बच्चे डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पॉलीटॉमिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। तो स्पेसिफिक हीट बच्चे जो सॉलिड लिक्विड गैस का था, ये सारी चीजें और मैक्सवेल का लॉ, तो इन सब पे चीजें डिस्कस करेंगे होपफुली कल नहीं तो परसों ये चैप्टर विल कंप्लीट इट। ओके, सो यस सर। दैट्स इट फॉर